हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेट एंड दिस इज़ विश्वजीत। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइट का पार्ट 2 एंड दैट इज़ स्फेरिकल मिरर। अब देखो बच्चों, इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो टर्म है ना स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये हम देख सकते हैं दो ही प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। क्योंकि इस मिरर को अगर हम ऐसे करके पूरा फॉर्म करें तो ये एक स्फेयर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये एक पूरे के पूरे स्फेयर का एक पार्ट होता है बच्चों, इसीलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है, ये देखो, ये मिरर जो है ना वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो जो भी मिरर अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और ऐसा कोई भी मिरर जो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में स्पून होगा, है ना, उस स्पून को उठा के अगर आप देखोगे तो स्पून का जो पार्ट धंसा हुआ होता है वो हो जाएगा हमारा कॉनकेव पार्ट, और जो स्पून को अब हम ऐसे मोड़ दोगे तो ये जो उठा हुआ पार्ट आएगा उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स पार्ट। तो आई होप यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ इन दोनों के हम कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आने वाले जो टर्म्स होने वाले हैं उसको आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहला, तो इसको अगर हम पूरा का पूरा फॉर्म कर दें, पूरा का पूरा अगर हम गोल कर दें बच्चों, तो हर एक स्फेयर का, हर एक सर्कल का कोई ना कोई एक सेंटर होता है। तो इसके भी एक एक सेंटर होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको फॉर्म करेंगे तो इसका सेंटर इधर बनेगा, इसको फॉर्म करेंगे तो इसका सेंटर इधर बनेगा, और इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हमारा एक पार्ट है पोल। अब ये पोल क्या होता है जरा समझो। इस पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर को बीच से काटने वाले इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्फेरिकल मिरर को बीच से काटने वाले लाइन को, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पार्ट पे उस स्फेरिकल मिरर को काटता है उस पार्ट को हम कहते हैं पोल। जैसे कि देखो, इस स्फेरिकल मिरर को इस इमेजिनरी लाइन ने यहाँ पे काटा तो यहाँ पे हम कहेंगे पोल। ठीक है, ये पोल जो होता है वो इस मिरर का मिडिल पार्ट होता है। यहाँ पे भी देखो, इस स्फेरिकल मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस ने यहाँ पे काटा तो इसको हम कहेंगे पोल। ठीक है, तो पोल जो होता है वो इस एपर्चर का मिडिल पार्ट होता है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाले लाइन को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अब जरा ध्यान दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे आके काटा उसको हमने पोल कहा। इसको अगर हम पूरा राउंड कर दें तो इस स्फेयर का एक सर्कल होगा, एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। इन द सिमिलर वे सेंटर और पोल, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ये जो आपको मिरर का पार्ट दिख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम P डैश मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम Q डैश मान लेते हैं। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जो रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो रिफ्लेक्शन करेगा, इस पार्ट को हम कहते हैं एपर्चर। बहुत बार एपर्चर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो समझो जो भी मिरर का पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी पार्ट को हम एपर्चर कहते हैं। यानी इतना भर से ही रिफ्लेक्शन होगा, इसके उधर से नहीं होगा। मिरर यहाँ से यहाँ तक है तो इतना में ही आपका रिफ्लेक्शन होगा, इस पार्ट से नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फोकस और पोल के बीच में कोई तो लेंथ होगा, कोई तो लेंथ होगा ना, इस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेकर सेंटर तक के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? आर से। फोकल लेंथ को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी देख लो, पोल एंड सेंटर, इसका जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर।
और पोल और फोकस इसका जो लेंथ होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और ये स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो ये जो आपको नोट्स है वो आपको कुछ ही दिन के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेना। अभी नोट्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसलिए अभी तुरंत मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ आपने देख लिया, तो हमने क्या क्या देखा। स्फेरिकल मिरर में एक होता है हमारा पोल, सेकेंड हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड हमारा होता है फोकस, फोर्थ होता है प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ होता है एपर्चर, उसके बाद आपका हो जाएगा फोकल लेंथ, एंड लास्ट हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये 7 टर्म्स आपको दिमाग में रख लेना है। पोल को किस चीज से डिनोट करते हैं, P से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस से डिनोट करेंगे, C से। फोकस को किस से डिनोट करेंगे, ये फोकल नहीं है, फोकस है। फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का कोई डिनोशन नहीं होता, एपर्चर का भी कोई नहीं होता। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, एंड रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तभी हम आगे जाकर कुछ भी बना सकते हैं। तो अब जरा एक चीज़ और देख लो कि कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि प्लेन मिरर जो होता है ना, वो सिर्फ क्या करता है, रे को डाइवर्ट कर देता है। अगर इधर से ऐसे आ रहा है तो उसको वैसे ही निकाल देगा, सिर्फ डाइवर्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो रेज को कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करेंगे, कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो जो रेज को कन्वर्ज करता है उस मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं हम, कॉन्केव मिरर को। और वो मिरर जो डाइवर्ज कर देता है रेज को, ऐसे आया और उसको ऐसे फैला दिया, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखो ये रेज यहाँ से आए, ये फोकस पे आकर मिल रहा है। देखो सारे रेज जो है वो फोकस पे आके मिल रहे हैं, एक जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और यहाँ पे देखो रेज जो है वो इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में फोकस पे मिल रहा है, लेकिन रियल में वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। लास्ट वाले वीडियो पार्ट में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर हम कोई भी दो प्लेन मिरर, मान लो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, ठीक है, ये दोनों मिरर को मैंने यहाँ पे एक जगह पे रखा, दोनों में सटा दिया, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रखूँगा। तो बताओ इस दो मिरर के बीच में कितने सारे रिफ्लेक्शन होकर कितने सारे इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट के, बता सकते हो? देखो वेरी इजी, इसके पीछे एक फॉर्मूला है, n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, डिग्री हटाओ, 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1। ठीक है, n क्या है भाई, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कितने इमेजेस फॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम दो मिरर को कितने एंगल पर रखे हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे हम लोग थीटा को 90 डिग्री लेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 90 -1, तो ये हमारा 4 बार में जाएगा, तो 4 - 1 = 3 इमेजेस। तो बच्चों यहाँ पे कितने इमेजेस फॉर्म करेगा, ये 3 इमेजेस फॉर्म करेगा। तो हम मिरर को कितने डिग्री के एंगल पे रखेंगे वही डिफाइन करेगा कि कितने सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिरर को इस फॉर्म में रखूं, यानी ये दोनों जो है वो मिरर हैं और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कि ये दो मिरर मिलकर कितने इमेजेस फॉर्म करेगा? वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई थीटा हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री -1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 बार में, 6 - 1 = 5 इमेजेस। तो टोटल ये कितने इमेजेस फॉर्म करेगा, 5 इमेजेस फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। कई बार न्यूमेरिकल्स में ये पूछ देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपका यहाँ तक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो अब फटाफट हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या हैं जिससे कि हम इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा है बच्चों तो लाइक जरूर कर देना, इससे आपके बड़े भाई को मोटिवेशन मिलते रहती है। देखो बच्चों, रे डायग्राम बनाने से पहले ना और भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद जाकर हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोले हैं कि रियल एंड वर्चुअल फोकस। तो भाई ये रियल एंड वर्चुअल फोकस आखिर होता क्या है? ठीक है,
तो कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को स्फेयर बनाएंगे तो वो इस तरफ बनेगा, और इस स्फेरिकल मिरर को अगर हम स्फेयर बनाएंगे तो ये इस तरफ बनेगा। इसका जो मिरर पार्ट है वो ये वाला है, इसका जो मिरर पार्ट है वो भी राइट साइड में है। डैट मीन्स कि ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इसको ऐसे ब्लॉक कर दूं तो ये वाला जो एरिया है वो मिरर पार्ट है, इसमें भी ये वाला जो एरिया है वो मिरर पार्ट है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि कॉन्केव मिरर का जो फोकस और सेंटर है वो मिरर के बाहर है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस एंड सेंटर है वो मिरर के अंदर है। तो इस जगह पर ये अंदर है तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल, ठीक है, और ये मिरर के बाहर है तो ये कहलाएगा रियल। तो बस दिमाग में इतना रखना है कि बाईं ओर जो भी चीज़ें बनती हैं वो रियल होती हैं और दाईं ओर जो भी चीज़ें बनती हैं वो वर्चुअल होती है। मिरर के बाहर कोई भी चीज़ें बन रही है तो वो रियल है, मिरर के अंदर बन रही है तो वो वर्चुअल है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो वर्चुअल होता है, और कॉन्केव मिरर का जो फोकस है एंड सेंटर वो रियल होता है। इन द सिमिलर वे जो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ होगा यानी एफ वो भी रियल होगा, और इसका जो रेडियस है वो भी रियल होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे इसका जो एफ है फोकल लेंथ वो भी वर्चुअल होगा और रेडियस वो भी वर्चुअल होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आखिर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया कि हमारा ये देखो, जैसे कि अगर ये एक सर्कल है, अगर मैं इसको ऐसे स्फेयर ही मान लो तो यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से लेकर अगर हम इस सर्कमफेरेंस को टच करने वाले लाइन को क्या कहते हैं भाई? रेडियस कहते हैं, यानी आर कहते हैं, ठीक है। तो इसी का मिड पॉइंट हमारा एफ है ना, तो इसीलिए हम क्या लिख नहीं सकते आर इज इक्वल टू 2f, तो वही तो मैंने लिखा है कि आर इज इक्वल टू 2f यानी रेडियस इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, या फिर हम घुमाकर बोलेंगे फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाई 2। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले का रेडियस कितना होगा, तो कितना इजी आप निकालोगे? r इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस, ठीक है। अगर आपको वहां पे रेडियस दे दिया रेडियस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड f, तो कैसे निकालेंगे भाई? f इज इक्वल टू रेडियस बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक पॉइंट लिखा है। क्या पॉइंट लिखा है? कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। यानी इमेजेस कोई जगह पर तभी फॉर्म होगा जब 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में आके मिल रहे हों। कोई भी एक रिफ्लेक्टेड रे कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करता। रे डायग्राम में हमें बस यही दिमाग में रखना है कि हमको 2 रे को मिलाना है। जैसे ही 2 रे जहां पे भी मिल जाएगा समझ जाना वहीं पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहले हम लोग रे डायग्राम पढ़ लेंगे कॉनकेव मिरर का। अगर इस वीडियो में मैं कवर कर पाया कॉन्वेक्स तो वो भी कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो कॉनकेव मिरर का जो रे डायग्राम बनाने का सबसे जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो क्या है? 3 रूल्स। कितने रूल्स बच्चों? 3 रूल्स जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से मिलेगा, फोकस से गुजरेगा। क्या कहा मैंने? कोई भी ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा, ये रे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो ये फोकस से गुजरेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और रे ड्रॉ करता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा तो भी वो फोकस से गुजरेगा। यानी जितनी भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएंगी वो सारे के सारे रेस कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। इसी का उल्टा रूल नंबर 2, अगर कोई रे फोकस से गुजरता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। क्या बोला मैंने बच्चों? कि अगर कोई रे फोकस से गुजरता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। अगर मान लो मैं यहां से फोकस से गुजरता हूं तो ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, किससे पास होता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो कहीं और रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगा, वो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो 3 रूल्स हमने क्या क्या सीखा। रूल नंबर फर्स्ट हमने ये देखा कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होता है वो फोकस से गुजरता है। रूल नंबर 2 हमने क्या देखा, कोई भी ऐसा रे जो फोकस से गुजरता है वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। और रूल नंबर 3 हमने ये देखा कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाता है। तो मैंने लिखा क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट द फोकस, ray passing through the focus becomes parallel to the principal axis and ray passing through the center of curvature comes back through the same path। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे हम कॉनकेव मिरर का। बच्चों रे डायग्राम हम लोग अभी भी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले मैं आपको ऐसा नोट्स देने जा रहा हूं जो आप एक बार में देखोगे ना तो बिना रे डायग्राम का भी आप इजीली न्यूमेरिकल बना सकते हो। ठीक है, तो समझो टोटल ऐसे 6 पोजीशंस होते हैं जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, टोटल ऐसे 6 पोजीशंस होते हैं जहां पे इमेज फॉर्म होता है। टोटल ऐसा 2 ही टाइप होता है जिस तरह के इमेजेस आपको दिखेंगे और टोटल 6 टाइप के हाइट्स होते हैं जो आपके इमेजेस के बनने वाले। ठीक है, तो जरा ये देखो बच्चों, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर। ठीक है, तो सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं, पोल एंड फोकस के बीच में। ये देखो नंबर 1। दूसरा ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं फोकस पे, नंबर 2। तीसरा हम रख सकते हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, नंबर 3। चौथा हम रख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, नंबर 4। एंड पांचवा रख सकते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, नंबर 5। एंड छठा हम रख सकते हैं इन्फिनिटी पे, नंबर 6। तो टोटल 6 ऐसे पोजीशंस हैं जहां पे हम इमेजेस फॉर्म कर पाते हैं। तो देखो अब मैं ना इसको यहां पे कुछ एरो देकर आपको बताने जा रहा हूं कि इमेजेस कहां पे फॉर्म होंगे। अगर हमने पोल एंड फोकस के बीच में रखा तो उसका इमेज फॉर्म होगा हमारा बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के बाहर अंदर। अगर हमने फोकस पे रखा हुआ है तो इसका इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे। अगर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो वो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा। और अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो ये फोकस पे बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको बहुत ही मजेदार सा ट्रिक बता रहा हूं। एक आपको याद रखना है, पोल एंड फोकस के बीच में जो इमेज बनता है ना, सिर्फ इतना याद रखना। ऐसे आप जब भी समझ में ना आए एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना, PFC लिखना, इन्फिनिटी लिखना और 1 2 3 4 5 से ऐसे आप 6 पोजीशन डाल देना। ठीक है, उसके बाद जो 1 नंबर का जो इमेज है वो खाली मिरर के अंदर फॉर्म होता है। आई रिपीट कि जो 1 नंबर इमेज है यानी पोल एंड फोकस के बीच वाला जो इमेज है वो सिर्फ यहाँ पे फॉर्म होता है। बाकी आप क्या करो, ऐसे लिखो 2 3 4 5 6। देखो 2 3 4 5 6, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको आना है राइट टू लेफ्ट, लेकिन 1 को उधर छोड़कर बाकी जब आपको इमेज बनाना हो तो आप राइट साइड की ओर भागो 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, आपने क्या किया 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब उसी के नीचे से करो 2 3 4 5 6, खाली 1 जो है वो मिरर के अंदर बनता है। था ना मजेदार ट्रिक। तो देखो कितना सिंपल हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, अगर हमने पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो 1 नंबर का कहाँ बनेगा भाई, बिहाइंड द मिरर। ऐसे ही दिमाग में आ गया, हमें रे डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, दूसरा अगर हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये कहाँ बनेगा, सीधा इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनेगा। ठीक है, अगर हमने फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो ये आ जाएगा देखो बिहाइंड सी। ठीक है, देखो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है तो कहाँ बनाया है भाई, बिहाइंड सी। अगर हमने सी पे रखा है तो भाई सी पे बनेगा देखो 4 4, सेम है। तो देखो सी पे हमने रखा था तो ये सी पे ही बना है। अगर हम सी के पीछे रखेंगे तो ये आपका यहाँ बनेगा बिटवीन एफ एंड सी। तो ये आपका दिमाग में एकदम यूं बैठ गया। और अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी का 6 नंबर कहाँ बनेगा भाई, फोकस पे। इन्फिनिटी पे रखा है तो वो बनेगा फोकस पे। तो बच्चों ये समझ में आ गया, एकदम सिंपल था ना, कोई दिक्कत तो नहीं था। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज क्या होता है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड क्या होता है, जरा गौर से समझो। ये अगर हमने एक मिरर लिया है तो इस मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी इमेजेस फॉर्म होंगे वो सारे के सारे होंगे रियल इमेजेस।
ठीक है बच्चों, सारे इमेजेस कैसे होंगे, रियल इमेजेस। अगर राइट साइड में फॉर्म हो रहा है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वर्चुअल इमेजेस होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो होगा इरेक्ट, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई इमेज फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगा इन्वर्टेड। ठीक है, ये दो टर्म आपको दिमाग में रख लेना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बिना रे डायग्राम का बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक कॉन्केव मिरर कितने वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है? एक कॉन्केव मिरर कितने वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है? ओनली वन। वो क्या है भाई, जब पोल एंड फोकस के बीच में रहता है तब वो यहां पे फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इमेजेस वो फॉर्म करेगा वो सारे के सारे रियल इमेजेस फॉर्म करता है। तो ये तो दिमाग में बैठ गया। बिना रे डायग्राम का ही हमने इतना कुछ सीख लिया, ये आप एकदम नोट कर लो ऐसे करके। देखो लाइन बाय लाइन मैंने ऐसे कर दिया कि अगर बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो मैग्नीफाइड होगा। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनेगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा तो डिमिनिश्ड होगा। एंड एट फोकस बनेगा तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो ये सारा का सारा मैंने ना लाइन बाय लाइन आपको लिख रखा है। सिर्फ देखो ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बाकी सबके सब रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं टोटल वन इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इसके बाद 5 इमेजेस जो होंगे वो हमारे रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। तो बिना रे डायग्राम का आपके दिमाग में इतना घुस चुका है, तो रे डायग्राम जब आप पढ़ लोगे तो यूं आपके दिमाग में घुस जाएगा। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आ रहा है ना, मेरी टीचिंग आपको साइंस की अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप क्या करो, लाइक बटन दबाओ, दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करो। अब हम लोग चलते हैं रे डायग्राम की ओर। तो बच्चों अब बारी है हमारा रे डायग्राम का, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रे डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप रे डायग्राम फॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे ना सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट से आपको 2 रेज को टच करना है। एक रे जो उसके हेड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा और वो फोकस से पास होगा। दूसरा रे इस तरीके से पास करना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो। ठीक है, तो हर एक रे डायग्राम में हम ये 2 चीज़ कॉमन देखेंगे। सबसे पहला कि ऑब्जेक्ट का जो हेड है उस हेड से हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे ड्रॉ करना है और वो रे जो है वो पास होगा फोकस से। एंड दूसरा रे जो होगा वो हमेशा उसके हेड को टच करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो देखो सबसे पहला जो हमारा रे डायग्राम है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल एंड फोकस के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहला रे हमें कहां से गुजारना है, इसके हेड से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हुआ और ये कहां से गुजरा, फोकस से। दूसरा एक रे हमको पास करना है कहां से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इसको हेड को टच कर रहा है। और अगर हम देखें तो रियल में ये कहीं भी मिलने वाला नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ तो ये रियल में कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही पार होते जाएगा। तो इसको वर्चुअली यहाँ पे मिरर के उस तरफ ले जाकर मीट किया गया। तो जिस जगह पर 2 रे आकर मिलते हैं या मिलता हुआ दिखता है वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज कैसा कहाँ फॉर्म हुआ भाई, बिहाइंड द मिरर हुआ। कैसा है, मैग्नीफाइड है। और देखो ये मिरर के उस तरफ बना है इसलिए वर्चुअल है, और ऊपर की ओर बना है इसलिए इरेक्ट है। ठीक है, दूसरा अगर हम फोकस पे फॉर्म करेंगे इमेज को, अगर हम फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहला रे हमको कहाँ से गुजारना है, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, और वो कहाँ से गुजरेगा भाई, फोकस से। दूसरा रे हमको कहाँ से गुजारना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर उसके हेड से। और अगर हम देखें तो रियल में ये कहीं भी मिलने वाला नहीं है, वो एकदम दूर में जाके मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी दिया। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में। ठीक है, कैसा होगा, वो हाईली मैग्नीफाइड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये हो गया इसका नेचर एंड साइज। ठीक है, साइज हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना कि रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है और हाईली मैग्नीफाइड उसका साइज है। ठीक है, ये तीनों मैंने एक ही साथ बता दिया। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने रखा तो पहला रे हमको कहाँ से गुजारना है, इसके हेड से जो फोकस के पैरेलल में होगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, दूसरा हमको क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है ऐसे करके, देखो। और ये यहाँ कहाँ पे आके मिला है भाई, यहाँ पे। तो मैंने लिखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में नहीं होगा, ये होगा भाई बिहाइंड
बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, कैसा होगा भाई, मैग्नीफाइड होगा यानी बड़ा होगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा। देखो ये नीचे है तो इन्वर्टेड है और इस तरफ है तो रियल है। आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखेंगे तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। देखो इसका थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान से समझना। ये मान लो अगर हमने ऐसे लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, सी है यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, ऐसे करके, ठीक है। तो पहला रे हमको इस तरीके से लेना है, जो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, जो कहाँ से गुजरेगा भाई, फोकस से, ठीक है। दूसरा रे हमको इसी के सर से फोकस से गुजारना है, जो किसके पैरेलल में हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, नहीं तो ये यहाँ पे आके मिलेगा, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है, तो ये सीधा यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जिस वजह से ये आपको दिख रहा है कि मिल नहीं रहा है, लेकिन आप रियल लाइफ में मिलाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला रे जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहे हो, तो पहला रे हमको इसके सर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गुजारना है, जो फोकस से निकलेगा। दूसरा रे हमको फोकस से पास करना है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा। फॉर्मेशन कैसा होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो नेक्स्ट, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर हम पीछे रखते हैं, पहला रे इसके सर से गुजारना है, पैरेलल में फोकस से गुजरेगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना है, तो हम देखेंगे ये यहाँ पे आके मिलता है। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, इसके बीच में बना, डिमिनिश्ड यानी छोटा है, देखो इसके हाइट से ये हाइट इसका छोटा है, ठीक है। एंड रियल एंड इन्वर्टेड कैसा बनेगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर हमने इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, देखो ये हमने मान लो ऑब्जेक्ट को कोई इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो दो रे निकलेगा, दोनों को हमको पैरेलल लेना है, और दोनों आके कहाँ पे मिक्स होगा, फोकस पे। तो एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो बच्चों अभी भी अगर कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में घूम रहा है, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करें, नीचे मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना, और जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।